Hello, students. Welcome to the class 9th Civics. Myself, Mrs. Rama Babri, will be teaching you the lesson Constitutional Design. Constitutional Design. Fine. Hope you all are well. It's a very interesting lesson. Okay, come on. Now, subtopic it will be making of the Indian Constitution. Making of the Indian Constitution. Fine. Now, making of the Indian Constitution, the point number one you can see on your screen that Indian Constitution was framed under many difficult and challenging circumstances. Yes, जब हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनना था तो बहुत जद्दोजहद हुई थी, बहुत आसान बात नहीं थी। अब आसान बात क्यों नहीं थी? इंडिया इट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स। फाइन। 200 साल तक हम गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए थे और देश को आज़ाद कराने वाले जो देशभक्त थे उन्होंने अपनी जानें गंवाई। बहुत उन्होंने जद्दोजहद की देश को आज़ाद करने के लिए। क्यों ऐसा क्यों था? वो बहुत बढ़िया रूल कर रहे थे, सिस्टम बहुत बढ़िया बनाया था, लेकिन वो सेल्फिश मोटिव के लिए था। फाइन। वो हिंदुस्तान के लोग जो थे वो खुले आवाम में सांस नहीं ले पा रहे थे। वी ऑल वर बीइंग डोमिनेटेड। हमारा पॉलिटिकल अपग्रेडमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, एजुकेशन ग्रोथ कुछ नहीं था। जो कुछ भी ग्रोथ हो रहा था दैट वाज ऑल गोइंग इन द फेवर ऑफ द ब्रिटिशर्स। फाइन। तो ऐसे में रिवोल्ट्स हुए, छोटे हुए, बड़े हुए, लेकिन ऐसा कहते हैं कि 1857 का विद्रोह हालांकि एक लिमिटेड एरिया में था, लेकिन फिर भी हम उसको आज़ादी की प्रथम चिंगारी कहते हैं। द फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस was the revolt of 1857 and finally India got freedom in 1947. अब जब देश आज़ाद हुआ था तो हिंदुस्तान का लॉ ऑर्डर बनाना और उसको रेगुलेट करना वो बहुत आसान काम क्यों नहीं था? क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर डाइवर्स ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन था। जितनी बड़ी पॉपुलेशन, इतना बड़ा कंट्री हमारा, और उसमें पॉपुलेशन आप देख रहे हैं पहले भी ज़्यादा थी, उस समय के अनुसार आज भी ज़्यादा है। ठीक है। तो हर धर्म, हर जात के लोग, हर रंग रूप के, हर कल्चर के लोग थे। ठीक है। उनको साथ लेकर के चलना, इतनी डाइवर्सिटी थी कल्चर में, और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर कोई था यहाँ पे, आज भी है। तो इतने डाइवर्सिटी ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन, और बेसिकली हिंदू मुसलमान का झगड़ा उस टाइम बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ज़बरदस्त था। ठीक है। तो ऐसे वक्त में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, दे फेस्ड अ चैलेंज कि भाई इन सब को लेकर के ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, ऐसा संविधान बनाया जाए कि जो हर धर्म, जाति, हर भाषा बोलने वाले लोग, हर क्षेत्र में रहने वाले लोग उसको पीसफुली एक्सेप्ट कर लें, रिस्पेक्टफुली, ग्रेसफुली उस चीज़ को स्वीकार कर लें। ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा चैलेंज था। फाइन। India's constitution was drawn up under a difficult circumstances. The making of the constitution for a huge and diverse country like India was not an easy task. It wasn't. Fine? Am I clear?
The diversity in India, it was a big challenge for the people who were making the कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए जो ग्रुप बना हुआ था, उनके लिए एक बिग चैलेंज था. बिग चैलेंज क्या था? डाइवर्सिटी इन इंडिया. फिर आप देखेंगे इंडिया वॉज एमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू सिटीजन. अब ये स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट क्या है? देखो, जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं था, ब्रिटिशर्स के हुकूमत में जब हम लोग पल बढ़ रहे थे, हिंदुस्तान के लोग, उस वक्त क्या था? ब्रिटिशर्स हमें डिक्टेट कर रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे. जैसा वो बता रहे थे वैसे मजबूर करा जा रहा था कि हम उनकी बातों को माने. नहीं मानेंगे तो सज़ा थी, और लोगों ने रिवोल्ट भी किया, सज़ा भी भुगती. फाइन. So Indians were treated as a degraded or the second grade citizens. Indian were treated as a subject only. ठीक है, सब्जेक्ट. आप एक सब्जेक्ट, एक चीज़ है, आपसे हमें मुनाफा कमाना है, आपका क्या नुकसान हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं. दे वर डिक्टेटेड. तो जिसके ऊपर मतलब कि डिक्टेटरशिप चल रहा हो, और तानाशाह हम लोगों के ऊपर बैठे हुए थे, और हमसे वो जो भी करा रहे थे वो हम लोग कर रहे थे. गुलामी वाली जंजीरों में हम जकड़े हुए थे, गुलामों की तरह थे. तो इंडिया वॉज एमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट. अब वो जो सब्जेक्ट मतलब कि हिंदुस्तान को दबाया जा रहा था, हिंदुस्तान के सिटीजन्स को डोमिनेट करा जा रहा था हर फील्ड में, ऑल ओवर. डेवलपमेंट के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा था बिल्कुल भी. उस स्टेटस से अब हम निकल करके अब हम क्या हो रहे थे? सिटीजन्स, नागरिक, भारत देश के नागरिक. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो चेंज आ रहा था हिंदुस्तान के अंदर, तो एक खुले आवाम में, खुले हवा में सांस ले रहे थे. अब तो अब हम वो गुलाम नहीं, अब हम हिंदुस्तान के नागरिक. एक ही चेंज था. फाइन. तो ये जो चेंजिंग फेज था, नाउ द इंडियंस वेर एट अ चेंजिंग फेज फ्रॉम सब्जेक्ट टू सिटीजन्स. कॉलोनियल रूल ऑर्डर्स वर इम्पोज्ड आफ्टर 1947. नॉट 1947 तक हम लोगों ने कॉलोनियल रूल के ऑर्डर को हम लोगों ने बर्दाश्त करा. नाउ इंडियंस वर they were in need of good rule, लॉ, रूल, रेगुलेशंस ऐसे हों जहाँ पे उनको एक हिंदुस्तान के सिटीज़न रिस्पेक्टफुली, ठीक है, कि हम हिंदुस्तान के सिटीजन्स हैं और हिंदुस्तान की धरती हमारी है, हम यहाँ पर रहेंगे, आज़ादी से रहेंगे. तो ये वाली फीलिंग जो है अब जो आ रही थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को भी एक ये बड़ा चैलेंज था कि अब हर धर्म जात से जो लोग हैं, जो दबे हुए थे, अब वो उनको खुली सांस जो ले रहे हैं, आज़ादी की सांस ले रहे हैं, उनके लिए अब किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन होगा. ठीक है, कहीं ऐसा संविधान ना बन जाए कि लोग ये कहें, यही नागरिक खड़े होकर कहें कि भाई अब डिफरेंस क्या रह गया. ठीक है, पहले भी ऐसा था, अब भी ऐसा, तो कोई डिफरेंस रह नहीं गया. तो एक फ्रीडम की जो फीलिंग है वो स्टैब्लिश होना बहुत ज़रूरी था. तो दिस वाज अगेन अ बिग चैलेंज फॉर द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री. फिर उसके बाद एक बड़ा चैलेंज आता है, पार्टीशन ऑफ द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजियस डिफरेंस. याद रखिएगा कि ब्रिटिश इंडिया, वो इंडिया जो ब्रिटिशर्स ने बनाया हुआ था, ठीक है, उस हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, दो टुकड़े हुए. किसके नाम पर? धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर. ये बहुत आसान काम नहीं था. लाशों के ढेर थे बॉर्डर पे, लाशों के ढेर थे. ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में, इट वाज अ बिग चैलेंज फॉर द
makers of the constitution of our country. The country was born through the partition. हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाना आसान नहीं था. क्यों? The country was born through the partition on the basis of the religious differences. This was a traumatic experience for the people of India and Pakistan both. At least 10 lakhs people were killed on both the sides of the border in the partition related violence. That it was a very big problem, you know. ये नहीं कि हिंदुस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए भी. पाकिस्तान से हिंदूज को मार मार के भगाया गया, कत्लेआम हुआ, हिंदुस्तान से भी हुआ. लेकिन हिंदुस्तान में हमारे कुछ नेताओं ने इस चीज़ को रोका भी कि मुसलमान जो यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे थे वो आराम से रहे. उन्हीं की ज़मीन है, उन्हीं का देश है ये, ठीक है. लेकिन फिर भी आप विजुलाइज शायद ना कर पाएँ, या कोई ऐसी आप मूवी देखिए जहाँ पे पार्टीशन की कहानी को बहुत खूबसूरती से दर्शाया हो. उसे आप देखिए तो आप विजुलाइज कर पाएंगे कि उस वक्त हालात कैसे थे, कि जो पाकिस्तान में रह रहे हैं वहाँ पे हिंदूज को मार मार के भगाया जा रहा है कि अब हिंदुस्तान बन गया, आप जाइए उधर जाइए, हिंदुओं का स्थान है वो, आप उधर जाइए. यहाँ नहीं. और सेम हालात यहाँ पे हिंदुस्तान में थे, मारकाट मची हुई थी. ऐसे में हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, इट वॉज अ बिग चैलेंज, अ वेरी डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस में, बहुत बहुत मुश्किल हालातों में ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है. देयर वॉज नॉट ओनली दिस प्रॉब्लम, देयर वॉज अनदर प्रॉब्लम ऑल्सो, प्रिंसली स्टेट. अब देखिए प्रिंसली स्टेट का क्या प्रॉब्लम था. प्रिंसली स्टेट जो थे, मोर देन 600 प्रिंसली स्टेट, समझ रहे, राजे रजवाड़े जो ब्रिटिशर्स के अंडर में थे या नहीं थे, ठीक है. अब ब्रिटिशर्स ने क्या करा, एक बहुत बड़ी समस्या थी. द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स of the princely state to decide whether they want to merge with India or with Pakistan or remain independent. अब बताइए जरा, ब्रिटिशर्स ने ये काम कर दिया, ठीक है. खुद तो जा रहे थे, ठीक है, जा क्या रहे थे कि हिंदुस्तान को आज़ादी चाहिए थी, आज़ादी मिल गई, ठीक है. तो अब उनको देश को तो छोड़ना था. लेकिन उस वक्त जो कानून बन रहे थे और उन्होंने जो अपनी ओपिनियन दिया कि जितने प्रिंसली स्टेट हैं दे आर फ्री, दे आर इंडिपेंडेंट. आप पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं आप उधर मिल जाइए, हिंदुस्तान की हुकूमत को चाहते हैं तो हिंदुस्तान के साथ रहिए, आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं आप इंडिपेंडेंट रहिए. तो ये एक बड़ी समस्या थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के लिए. और ये भी चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, हमारे देश के लीडर्स ये भी चाहते थे कि बाय हुक एंड क्रूक, प्यार मोहब्बत से, ये जितने प्रिंसली स्टेट हैं, जितने इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, ये सारे के सारे हमारे साथ मिल जाए, इंडियन यूनियन के साथ मिल जाए, हिंदुस्तान के साथ मिल जाए. बहुत आसान काम नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के लिए भी आसान नहीं था कि जो ऑलरेडी रूलर है और अपने आप को मतलब कि इतना बड़ा मतलब कि राजा समझ रहा है, और होते भी थे जिनको हुकूमत की आदत थी, क्या अब वो हिंदुस्तान की हुकूमत को एक्सेप्ट करेंगे. वो भी एक बिग चैलेंज था. द मर्जर ऑफ द प्रिंसली स्टेट वॉज अ डिफ़िकल्ट एंड अनसर्टन, very uncertain one. Fine. Now, the path to the constitution. Path to the constitution का मतलब यहाँ ये हुआ कि जो रास्ता था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, ठीक है, उसकी तरफ हम कैसे बढ़े. प्रिपरेशन ऑफ द रोड मैप. फाइन.
preparation of the roadmap for making the constitution or for framing the constitution. हम उस तरफ अब बढ़ रहे थे. किस तरफ बढ़ रहे थे कि अब कॉन्स्टिट्यूशन हमने कैसे बनाना है. अब यहाँ देखेंगे आप, एक वर्ड आ रहा है कंसेंसस. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? कंसेंसस का मतलब यहाँ पे हुआ अ वाइड स्प्रेड सेंस ऑफ आइडेंटिटी और द यूनिटी. फाइन. किसी भी बात पर एग्री करना. अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि देश के आज़ादी के लिए हम लड़ाई कर रहे थे. देश के हर कोने पे अलग कल्चर, अलग भाषा, अलग मिजाज, अलग ओपिनियन के लोग थे. फाइन. लेकिन जब हिंदुस्तान की आज़ादी की बात आई तो ये समझ लीजिए कि एक मौका बहुत ज़बरदस्त हम लोगों को मिला कि हम सब एक हो जाएं. द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म कि हिंदुस्तान एक है और हिंदुस्तानी सारे जो हैं, हर भारतीय एक है. ठीक है, तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग हम लोगों में आई, हिंदुस्तान के अंदर आई. ड्यूरिंग द स्ट्रगल of the freedom against the Britishers, there was a feeling of a nationalism. Every section of the society wanted the freedom, and their common enemy was the British rule. कौन था कॉमन एनिमी? ब्रिटिश रूल. फाइन. हर किसी का, चाहे वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं से भी हो. एवरी फ्रीडम लवर रीच टू द कॉमन कॉन्सेंसस. ठीक है, कॉन्सेंसस का मतलब हुआ है एग्रीमेंट. हम किसी भी इलाके में थे, किसी भी भाषा धर्म क्षेत्र पे थे, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो हम एक कॉमन बात पे जो है हमारा एग्रीमेंट हुआ. एग्रीमेंट तो क्या हुआ, सब लोग एग्री कर गए. ठीक है, उस जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि ब्रिटिशर्स गेव अ राइट टू वोट ओनली टू 1% ऑफ द इंडियंस. फाइन. मीन्स बड़ा क्लियर था कि क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था. जो पैसे वाले हैं या जिनके साथ ट्रेडिंग इनके रिलेशनशिप होते थे, ये उनको राइट टू वोट जो है वो दे दिया करते थे कि चलिए ठीक है, आपके पास है, आप बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये इस तरह की जब बातें थी. लेकिन जब देश आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बन रहा था, तब हम सब ने एक मतलब कि ओपिनियन पे राज़ी हुए कि राइट टू वोट अगर जब मिलता है तो हम लोग सभी को मिला हुआ है राइट टू वोट. ठीक है, और वो इक्वल है, सबके लिए इक्वल है. 1% 1 वोट है. फाइन. तो हर बंदा जो है, हर इलाके का हर एक नागरिक जो है इस बात पे अपनी सहमति उन्होंने दी. यस, राइट टू इक्वलिटी जो है वो हम सब सहमत हैं. कोई लड़ाई झगड़े नहीं इस बात पे हुए. कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखिए जितनी बातें कही हैं, फंडामेंटल राइट्स में जितनी बातें कही है, किसी पे भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है. ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है. अब आता है रीजुलेंट फॉर द कंट्री. रीजुलेंट फॉर द कंट्री. देखो, कंट्री जो था हमारा बहुत मुश्किल हालातों से गुजरा. एंड फ्रीडम मूवमेंट जो था, इट बिकेम वेरी स्ट्रोंगर. And feeling of nationalism, the spirit of the nationalism and common agreement जो था, सबका एक बात पे सहमत हो जाना, एक आवाज़ पर जो है मूवमेंट को शुरू कर देना, तो ये जो था बहुत अच्छा एक साइन था. वी वर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द पाथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से बन जाए, हम उस रास्ते पे बढ़ रहे थे. ये बहुत पॉजिटिव साइन था. विच rejuvenate our country. We had reached the culture, the knowledge. देखिए हमारे पास काफ़ी वी हैड रिच कल्चर. फाइन.
वी हैड ए वेरी रिच कल्चर, रिच नॉलेज, एवरीथिंग हमारे पास सब कुछ था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने हमें डोमिनेट करा, तुम्हारी एजुकेशन क्या है, तुम्हारी कल्चर क्या है, कुछ भी नहीं है, देखो हमारे अंग्रेज़ों की कल्चर कितना बढ़िया है, ठीक है। तो कई जगह हम लोग डोमिनेटेड फील करते थे, यार क्या कुछ बहुत गड़बड़ी है क्या हमारे कल्चर में, इन लोगों का कल्चर बहुत अच्छा है। लेकिन हम रीज्वेलेंट हुए, ठीक है, और इस चीज़ को फिर से उभारा कि जो हमारे कल्चर में जितनी भी चीज़ें हैं, जो साइंटिफिक एप्टीट्यूड रहा हमारे कंट्री का, आयुर्वेदिक ज्ञान जो रहा, योगा में ज्ञान रहा, अर्थमेटिक में जो ज्ञान था, नॉलेज था, वो सारा जो है एक फिर से जो है वो जीवित हुआ। फाइन, तो ये क्या था कि लोगों ने अपने अपने आप को पहचाना कि नहीं हम में बहुत कुछ है, एक पॉजिटिव साइन आया। फाइन, नाउ कम्स अ डिफरेंस इन द ओपिनियन बट द बेसिक आइडिया हैड बीन एक्सेप्टेड बाय ऑल। हमारी ओपिनियन, चाहे वो हम हिंदू थे या मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म के थे, किसी भी जात के थे, किसी भी स्टेट से हम रिलेटेड थे, लेकिन जो भी बेसिक आइडिया था, डिफरेंस कितने भी हम लोगों में थे, आज भी हैं, पहले भी थे, आज भी थे, आज भी है, ठीक है, बट बेसिक आइडियाज हैज बीन एक्सेप्टेड बाय ऑल वेरी रिस्पेक्टफुली। जो कॉन्स्टिट्यूशन में बात कही गई उसको देश के हर कोने से उसका स्वागत हुआ। So this was a path to the Constitution. In 1928, Motilal Nehru he drafted a Indian Constitution. ठीक है, और 1931 लाहौर सेशन में झंडा भी गाड़ा गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक आइडिया हमारे पास था। हमें पता था कि अगर आज हम ब्रिटिशर्स को भगाते हैं यहाँ से और ये छोड़ के चले जाएं तो हम लोगों के हाथ में ऐसा कुछ नहीं कि हमारे पास लॉ, रूल, रेगुलेशन या हमें देश को सिस्टमैटिकली कैसे चलाना वो हमें नहीं पता था। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। मोतीलाल नेहरू और उनके पूरे टीम ने जो है वो पहले भी जो है हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। और यही नहीं, फैमिलियरिटी विद द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का मतलब कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का मतलब जहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं और किस तरह से कानून बन रहा है, किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, इस चीज़ का आइडिया हमारे देश के कई दिग्गजों को, उनको इस चीज़ का ज्ञान था। वो ये ज्ञान उनको पास कहाँ से आया? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के इलेक्शंस हुए 1937 में, तो वो लोग भी जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज बैठती थी, जहाँ पे भी इस तरह की बातें होती थी, कानून कैसे बनेगा, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो वो लोग भी उस ग्रुप में हुआ करते थे, ठीक है, हिंदुस्तान के लोग। तो उनको काफ़ी आइडिया था और फैमिलियरिटी थी, जानते थे इस चीज़ को। तो ऐसा नहीं था कि अगर हिंदुस्तान से अगर उनको हटा दिया जाए ब्रिटिशर्स को तो हिंदुस्तान कहेगा अरे भई अब कैसे करा जाए, कैसे देश को चलाया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं था। वी ऑल वर वेल प्रिपेयर्ड, हिंदुस्तान वेल प्रिपेयर्ड था इस बात के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे प्रिपेयर करा जाएगा। बट चैलेंजेस डेफिनेटली हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस थे। I hope that you are getting the point. The path to the Constitution, despite of all these difficulties, there was one big advantage for the makers of the Indian Constitution. Fine. And they did not have to create a consensus about what the democratic India should look like. Much of these consensus had evolved during the freedom struggle. A national movement was not merely the struggle against the foreign rule, it was also a struggle to rejuvenate our country and to transform our society and politics. There were sharp differences of the opinion in the freedom struggle about the path of India should take after independence. Such differences exist even today, but yet some basic ideas
had come to be accepted by almost everyone. Fine. Now you see that as far back as in 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India. In 1931, the resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should look like. Both these documents were committed to the inclusion of the universal adult franchises, right to freedom and equality, and to protecting the rights of the minority in the Constitution of Independent India. Fine. इंडिपेंडेंट इंडिया अगर बनता है तो हम किसका किसका सबका ख्याल रखा जाएगा. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस समझ रहे हैं. राइट टू वोट, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी एंड प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. क्योंकि हम इन्हीं सब चीज़ों से तो जूझ रहे थे. हमारे पास वोटिंग राइट नहीं था, फ्रीडम नहीं थी, इक्वलिटी नहीं थी. जो माइनॉरिटी थे, ठीक है, माइनॉरिटी में जो लोग रह रहे थे उन्हें दबाया जा रहा था. माइनॉरिटी में कोई भी हो सकता है, ठीक है. रिच पुअर को दबा रहा है, ठीक है. बहुत ज़्यादा पैसा, मैन पावर जिसके पास है वो दबा रहा है. जो अपर कास्ट वाले हैं वो लोअर कास्ट वाले को दबा रहे हैं, ठीक है. तो इस तरह से समाज के अंदर चल रहा था. तो ये सारी चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो इंडिपेंडेंट इंडिया जो था, वहाँ में जो कॉन्स्टिट्यूशन मेंडअप हो रहा था, जिस बात पे हम चल रहे थे, इस सब चीज़ को ख़त्म करना था और किया, ठीक है. और हमारा इंस्पिरेशन जो है कई कंट्रीज से हमको मिला. फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन से हमने बहुत कुछ सीखा हिंदुस्तान से. और जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना तो हमने इनके कॉन्स्टिट्यूशन से भी कई बातें ली. फाइन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप बेसिकली देखेंगे, इट इज़ अ कट एंड पेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेनी कंट्रीज़. बहुत अच्छी अच्छी कंट्रीज़ जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं. तो उनमें से जितने प्लस पॉइंट्स थे हमने ले लिए. फाइन. उसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, ब्रिटेन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर. इन लोगों से हम लोगों ने जो है बेस्ट पॉइंट्स जो उसमें हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अडॉप्ट कर लिया. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको अडॉप्ट करा, ठीक है. लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेंच रेवोल्यूशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा. फाइन. याद है? जस्ट रिव्यू इट, जस्ट ट्राई टू विजुलाइज इट द थिंग्स कि जो पढ़ाया था कि किस तरह से लिबर्टी, इक्वलिटी की लड़ाई हुई, ठीक है. और उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इसको एक्सेप्ट किया. हम लोगों ने भी उस तरह से उसको एक्सेप्ट किया. राइट टू वोट आप ये देखिए कि फ्रांस में राइट टू वोट फॉर द विमेन एंड इन यूएसए बहुत देर बाद, बहुत स्ट्रगल करने के बाद उनको मिली. लेकिन हमारे देश ने शुरू से ही कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखेंगे तो शुरू से ही राइट टू वोट सभी को दिया गया. स्पेशली हमने किस चीज़ को एम्फेसाइज करा, किस वर्ड को? राइट टू वोट जो है विमेन को, ठीक है. विमेन हमेशा जो है नेग्लेक्टेड पार्ट रही हैं इस मामले में. फाइन. तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट. फाइन. कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आसान बात नहीं थी, ठीक है. इट वॉज अ बिग चैलेंज फॉर आवर कंट्री. इंडिया गॉट फ्रीडम. द British India was divided into 2 parts of the nation on the basis of the religion. Fine. And India and Pakistan, there was a communal rights भी बहुत हुए, communal tension थे. फिर भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से बना. फाइन. आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, अबाउट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. थैंक यू फॉर लिसनिंग. थैंक